हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो। आज आर्मी बैच क्या बन गया तुम्हारा? नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, चलो कोई। बोलो, क्या पढ़ना था? स्टार्ट करना था। चलो फिर बढ़िया, स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियस में लिखो। सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस किस से मिलके बना होता है? क्या क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाएगा? न्यूक्लियस बना। ठीक है। इन दोनों को साथ में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अगर न्यूक्लियॉन्स बोल रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ बात हो रहा है। और इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स is called nuclear force, which is independent of charge। इसको चार्ज से फर्क नहीं पड़ता। और ये जो भी फोर्स होगा, एग्जाम्पल जो फोर्स है, वो या तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में हो सकता है, सॉरी न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, और या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है। और जो नेचर होगा वो ऐसा का अट्रैक्टिव। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके चलते न्यूक्लियस का साइज स्टेबल रहता है। यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन नहीं होता है, क्योंकि जो साइज है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। मतलब जो डिस्टेंस है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वो बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। और जो फोर्स आता है वो न्यूक्लियर फोर्स आता है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये सारे कंपोजिशन है, ये सब फोर्सेस है। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज जो होता है वो इसको रेडियस के फॉर्म में लिखते हैं R0 a⁻1/3। आर क्या? रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब समझते हो? -50। 1.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ए का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर। ए यहाँ पे क्या है? सॉरी, एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है? ये सब सिंबल पढ़े होगा ना केमिस्ट्री में।
एटॉमिक मास है। ठीक है, और ए की जो वैल्यू है एक्चुअली ये किसके बराबर होता है, एन प्लस जेड के। एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, इसको मास नंबर भी बोलते हैं, ए को मास नंबर भी बोल सकते हो या फिर एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। और ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन प्लस जेड, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका डेंसिटी बताओ कितना होगा, अगर न्यूक्लियस का डेंसिटी पूछा जाए तो कितना, कैसे निकालोगे। ये याद रखना, इसका यूज होता है बहुत बार। देखो नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे निकालोगे, मास बाई वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम होता क्या, वॉल्यूम कितना रख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यू, ये वॉल्यूम होता है तुम्हारा। क्योंकि स्फेरिकल शेप होगा न्यूक्लियस का, और स्फेयर का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं। तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा a डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट ए टू द पावर 1/3 इसका होल क्यूब होगा। किसी भी रेडियस के लिए अगर आर की वैल्यू रखोगे इस टर्म में पुट कर सकते हो, अभी देखे हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या पता चलेगा कि जो डेंसिटी है वो आएगा 3/4 पाई आर नॉट क्यूब। ये तुम्हारा डेंसिटी है। न्यूक्लियर डेंसिटी। और अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये नीचे जो था कितना था, 10⁻⁻15 था। इसका पावर होगा तो कितना हो जाएगा, -45। और नीचे है ये 1/समथिंग है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻45। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, मरकरी का डेंसिटी कितना होता है, 1.3 इंटू 10⁻6। इसका डेंसिटी कितना है, अबाउट 10⁻45 है। देखो कितना है यार डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसकी एक खासियत है कि ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, सॉरी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नोट में ये लिख लोगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। मतलब इसके कहने का है कि कोई भी न्यूक्लियस लो, चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या फिर आयरन का न्यूक्लियस हो, अरे बात समझ में, ए की वैल्यू चेंज होगी लेकिन उससे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए इधर आ ही नहीं रहा, क्या आ रहा है, आर नोट आ रहा है, और आर नोट की वैल्यू कितनी है, 1.2 फर्मी। तो यहाँ पुट करोगे डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब कोई भी मटेरियल ले लो, अगर उसका न्यूक्लियस उठा करके देखोगे तो डेंसिटी क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो। सवाल से पहले नोटेशन समझेंगे थोड़ा सा। अगर कोई भी
न्यूक्लियस को हमें बताना होगा कि कौन सा न्यूक्लियस है, तो उसका नोटेशन कैसे होता है, या सिंबल लिख सकते हो, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी सिंबल का अगर न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस का अगर सिंबल बताना तो कैसे बताओगे? सबसे पहला एक अल्फाबेट होगा, ठीक है, इधर एक अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट के ऊपर वाले में राइट के कॉर्नर, राइट में जो ऊपर वाला कॉर्नर है वहां पे ए लिखते हैं, और जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे क्या लिखा रहेगा? जेड लिखा रहेगा। ये तुम्हारा सिंबल है। तो ऐसा कोई भी सिंबल है तो यहाँ से तुम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उसका मास नंबर कितना है, जेड कितना होगा, और अगर जेड पता है तो एन की वैल्यू निकाल सकते हो। एन कितना हो जाएगा? ए माइनस जेड। यानी ये सिंबल सब कुछ बताता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है। आ रही बात समझ में? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो अगर इसका रेडियस निकालना चाहोगे, रेडियस भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ए की वैल्यू दिया रहेगा, ए पुट करो सीधे आ जाएगा रेडियस। तो अब लिखना है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल करते हैं। लिखना, in a given nuclear reaction, in a given nuclear reaction, in a given nuclear reaction, find value of, in a given nuclear reaction find value of a and z, a and z, कितना होगा? सर ये 228 एंड जेड 90। सर 238 और 232। देखो, ये तुम्हारा क्या है, इधर ये प्रोडक्ट है और ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इधर हो क्या रहा है कि ये जो ऊपर वाला है ये कंजर्व रहेगा, इधर का समेशन और इधर का समेशन, मास क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। तो अगर मास कंजर्व्ड है तो इधर का जो मास ऐड करोगे वो किसके बराबर होना चाहिए? मतलब a प्लस 4 जो है वो किसके बराबर होगा? 238 के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी? और अगर इधर देखोगे z कितना होगा? 90 माइनस 92 माइनस 2 मतलब 90। ऊपर वाले को कंजर्व कर दो, फिर नीचे वाले को कंजर्व कर दो, ठीक है ना। एक और लिखना, find ratio of radius of nuclei, find ratio of radius of nuclei of aluminum and 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 T52 T52 125 aluminum and T52 1 और 125। नहीं नहीं, कैसे सेम हो जाएगा?
रेडियस पूछ रहा है, डेंसिटी नहीं पूछ रहा। सर 3:5। 3 कितना 5? एक मिनट चेक करने दो। 3:5 नहीं, एक बार 3:5, हाँ ठीक है। 3:5 इजी है, ये सब होना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या होगा? अरे अल्युमिनियम, हाँ 27 होता है। ये सब याद अल्युमिनियम का इसीलिए तो नहीं बताया क्योंकि वो मान के चलते हैं कि वो सबको याद होना चाहिए। अल्युमिनियम का 27 होता है। देखो अगर अल्युमिनियम के लिए लिखते हो तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगा कितना, आर नॉट। ए कितना होगा 27। और अगर टी के लिए लिखते हो तो आर की जो वैल्यू होगी आर नॉट 1:5। इसी का रेडियस रेशियो लेना, तो रेशियो लोगे तो यहाँ 3:5 होगा। आर ए एल बाई आर टी जो होगा वो होगा 3/5। मास नंबर का यूनिट क्या होता है? मास नंबर का यूनिट क्या होता है? अरे मास नंबर, एमयू का नाम सुना? इतना क्यों सोच रहे हो, लिखो यूनिट ऑफ मास नंबर। यूनिट ऑफ मास नंबर क्या होता है? एमयू। और 1 एमयू कितने के बराबर होता है? अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो। डेफिनेशन नहीं पता है क्या इसका? 1 एमयू जो होता है ना वो होता है 1 ग्राम पर एन ए। ठीक है, एक 1 एमयू का क्या मतलब है? 1 ग्राम एन ए में कितना पार्टिकल्स होता है? हाँ, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻³ माइनस 23। तो इसको ऊपर कर लो, 1/6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट, एक बार चेक कर लेना दो। 1.66 होता है। ये सब तो याद होना चाहिए तुम लोग को। 1.66 1.661 इंटू 10⁻24 माइनस 24, ये 1 ए में होता है। और इसका जो सिंबल होता है इसकी जगह यू यूज करते हैं, या फिर 1 यू लिख सकते हो डायरेक्टली। केजी में चेंज करोगे तो फिर पावर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि इसमें लिखा हुआ लिखना एनर्जी इक्विवेलेंट। नहीं नहीं, हेडिंग एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास। देखो आइंस्टीन ने बोला था कि जो भी मास है वो क्या है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। उसने फॉर्मूला बताया था कि जो भी एनर्जी होगा वो किससे निकलेगा, E = mc² से। तो जो मास है उसमें लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे, लाइट के स्पीड को मल्टीप्लाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई से कर दोगे तो क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 एमयू के लिए कितना एनर्जी होगा।
आ रही बात समझ में? जैसे एक एमयू के लिए पता चल जाए तो तुम्हें कोई भी मास देगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग बता देगा। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है? एनर्जी। इससे पहले लिख देना मास एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला, एनर्जी कन्वर्जन फॉर्मूला। जब भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा हम इसी को यूज करेंगे, इसी से मास डिफेक्ट यूज करते हैं और वहां से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी इक्विवेलेंट फॉर 1 AMU, 1 AMU में कितना एनर्जी होगा? तो जो E की वैल्यू होगी, मास पुट करोगे 1 AMU, 1 AMU का वैल्यू कितना है? 1.66, हाँ 05 इंटू 10⁻⁴ क्या रखेंगे? 27 रखेंगे। 27 क्यों रख रहे हैं? केजी में रख रहे हैं ना। इंटू सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, अभी इसको करोगे तो ये आंसर किस में आएगा? जूल में। अगर इसको अभी इतना भी सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर किस में आएगा? जूल में। हमें जूल का जरूरत होता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है जूल। हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर इतना जूल है तो 1 जूल को लिख सकते हो ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको ला करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो जूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो E जो होगा वो होगा 1.66 इंटू 10⁻⁴, यहाँ से क्या आ रहा है बाहर? 16 आएगा ना। 16 और 27 कितना होगा? ये माइनस में और प्लस कर रहे हो, -11। ठीक है, और इधर 9। अभी तक ये जूल में है, जैसे ये टर्म मल्टीप्लाई कर दोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइडेड बाई 1.6, वो नीचे ऊपर ले जाओ 10⁻⁻19 प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है? इस पूरे टर्म को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में? एग्जैक्टली भी 931.5 होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो भी एनर्जी है ये किसके लिए है? 1 AMU के लिए है। तो अगर तुमको 5 AMU दिया रहेगा तो इसमें क्या कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी दिया हुआ है उसमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? टोटल एनर्जी आ जाएगा कि जो भी तुम्हारा मास है, मे बी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मे बी प्रोटॉन हो सकता है, जैसे उसके मास से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान रहे मास कौन सा 1 AMU से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है ना। जब भी ऐसे दिया रहेगा 5 kg तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? इसको कन्वर्ट करना AMU में। सीधे इधर 5 kg से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हमने इधर जब कैलकुलेट कराया ना तो m की जगह क्या रखा था? ये वाली वैल्यू रखा था, ना कि 1 kg रख के इसको सिंप्लीफाई करे थे। 1 kg रखते तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाता। तो अगर 5 kg देगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसको कन्वर्ट करने किसमें?
एएमयू में, और एएमयू में कन्वर्ट जब कर लोगे तब सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलो मास डिफेक्ट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इसका यूज। और एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या करा था, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा था। इसमें हमने यहाँ पे ध्यान से दो, क्या देखे, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा, इतना आया। उल्टा भी कर सकते हैं, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर जो हमने करा था वो किसके बराबर आया है, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर करा, कितना आया, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, तो यहां से तुम 1 AMU को ऐसे लिख सकते हो, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई, यानी 1 AMU को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अरे बात समझ में? ये बहुत जगह ऐसे सवाल में दिया रहता है 1 AMU इज इक्वल टू इतना, इसको यूज करने को बोलता है कि अगर 1 AMU इतना है तो बताओ जो एनर्जी आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग मास डिफेक्ट कितना है, या फिर मास डिफेक्ट पूछ देगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी पूछ देगा। सवाल अभी करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस। अब देखो, अभी देखा था कि हमने जो भी न्यूक्लियस है उसमें है क्या क्या, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये कभी आइसोलेटेड कंडीशन में होगा, जैसे यहाँ पे n न्यूट्रॉन्स रखे हुए हैं और इधर कहीं z प्रोटॉन्स रखा हुआ। तो इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमने क्या करा होगा, एक एक को यहाँ पे उठा करके रखा होगा, और उसको उठा करके रखने में जितनी एनर्जी लगी होगी उसे वो क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या फिर दूसरे तरीके से, इसको जब हमने इसको उठा कर रखा तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। जैसे इसको उठा करके यहाँ रखा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में ना एक खूबसूरती थी, क्या पता चला कि जब हम अलग अलग न्यूट्रॉन का मास ऐड कर रहे हैं, अलग अलग प्रोटॉन का मास ऐड कर रहे हैं, तो वहां से जो वैल्यू आ रहा है ना, वो इस न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आ रहा है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अलग अलग हमने n न्यूट्रॉन्स को ऐड करा, n न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करा, और अलग अलग z प्रोटॉन के मास को ऐड करा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से होना क्या चाहिए था, इसका समीशन इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये थोड़ा कम आ रहा था। तो लोगों ने क्या बताया, ये कम इसलिए आ रहा है कि इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, इन टर्म्स ऑफ मास। क्योंकि अभी आइंस्टीन ने क्या बताया कि एनर्जी जो है वो मास के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी यहाँ से जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, मास के फॉर्म में हो जा रहा है। और उस मास के फॉर्म को जो रिलीज हो जाता है उसे को क्या बोलते हैं हम, मास डिफेक्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ में, उसे को क्या बोलेंगे हम, मास डिफेक्ट। तो जब भी न्यूक्लियस बनता है ना, न्यूक्लियस बनता है तो जितने न्यूट्रॉन है जितने प्रोटॉन है, अगर सबको ऐड करोगे तो जो फाइनल मास बनेगा न्यूक्लियस का वो थोड़ा सा कम होगा। यानी जो मास रिलीज हुआ वो एनर्जी लेकर के चला गया, ठीक है ना। और उसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। तो अगर किसी तरीके से मास डिफेक्ट तुम पता कर लो, मास डिफेक्ट पता कर लिया, जैसे उसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल्टा एम तुम्हें पता चल गया इन टर्म्स ऑफ एएमयू, ठीक है, डेल्टा एम तुमने मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एएमयू, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा वो आराम से बता सकते हो, क्योंकि तुमने पढ़ा था 1 एएमयू के लिए एनर्जी कितने के बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तुमने कितना निकाला, डेल्टा एम निकाला। तो डेल्टा एम एएमयू के लिए कितना होगा, सीधे डेल्टा एम 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा वो किस टर्म में आएगा,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जो भी इन टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, जो रिजल्ट इधर आएगा वो किस टर्म में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आ रही बात समझ में? तो इसी ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, एक्चुअली वही क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है। यानी अगर किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है तो हमें सबसे पहला चीज क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना। अगर तुमने मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, उसमें इधर से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या दे देगा, बाइंडिंग एनर्जी दे देगा। क्लियर? तो लिखना बाइंडिंग एनर्जी में लिखना, while formation of nucleus, while formation of nucleus, while formation of nucleus, energy is released, while formation of nucleus, energy is released, energy is released, which is equal to, which is equal to, which is equal to energy equivalent, which is equal to energy equivalent, which is equal to energy equivalent of mass defect, energy equivalent of mass defect, मास डिफेक्ट ब्रैकेट में, मास डिफेक्ट के सामने ब्रैकेट में डेल्टा एम लिख देना, ब्रैकेट में लिखना डेल्टा एम। ये डेल्टा एम अभी समझेंगे भी होता क्या, ठीक है। फुल स्टॉप। दिस एनर्जी इज इक्वल टू, दिस एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी of the given nucleus. This energy is equal to binding energy of the given nucleus. ये जो एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। तो लिखेंगे मैथमेटिकली, ऐसे नीचे लिखना, मैथमेटिकली डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ nucleons minus mass of nucleus. डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियंस। मास ऑफ न्यूक्लियंस कहने का क्या मतलब है, मास ऑफ व्हाट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का मास ऐड करोगे तो उसको न्यूक्लियंस बोलते हैं, ठीक है ना। और डेल्टा एम हमेशा देखो, मास ऑफ न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके किसको घटा रहे हैं, न्यूक्लियस के मास को घटा रहे हैं, ठीक है ना। जब उल्टा करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से परेशान नहीं होना है, उल्टा मल्टीप्लाई करोगे यानी मास रिलीज हुआ, इसलिए एनर्जी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वैसे सवाल जो तुमको देगा ना, ऐसे सवाल जब भी देगा, अभी करवाएंगे, तो इसमें तुमको न्यूक्लियस का मास दे देगा सीधे सीधे, मास ऑफ ईच प्रोटॉन और ईच न्यूट्रॉन दे देगा, और साथ ही साथ सिंबल दे देगा। जैसे सिंबल दिया था, सिंबल क्या था, जेड और ए, ये सिंबल देगा। तो इस सिंबल से तुम क्या क्या पता लगा सकते हो, जेड तो डायरेक्टली पता चल गया, और एन चाहिए तुमको, तो एन कैसे निकलेगा, ए माइनस जेड। तो ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर जो तुमको पता चल गया, नंबर ऑफ ये प्रोटॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन पता चल गया, तो दोनों का मास रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, और इधर जो मास है वो डायरेक्टली देगा, तो घटा लो। अभी सवाल लिखो, पहले थोड़ा सा आसान वाला करते हैं, फिर कैलकुलेशन वाला करेंगे। लिखना लिखो, इफ बाइंडिंग एनर्जी, if binding energy, if binding energy of a nucleus, if binding energy of a nucleus is 2.23 mega electron volt, 2.23 mega electron volt,
मेगा इलेक्ट्रॉन फोल्ड, then find mass defect, then find mass defect for the given nucleus, then find mass defect for the given nucleus. चलो देखो इधर बताते हैं फिर करना। अभी मैंने क्या बोला, जो डेफिनेशन लिखा है उसमें क्या था कि जो भी एनर्जी रिलीज हुआ वो किसके बराबर है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करोगे तो ये क्या बताएगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो, और यही एनर्जी किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी। यानी बाइंडिंग एनर्जी अगर जब भी पूछेगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज करना है बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ये मास डिफेक्ट है और इसके बारे में तो जानते ही हो। अब गिवन प्रॉब्लम में देख लो क्या दिया हुआ। इसमें ग्राम में, वो इसमें निकालो ना, एमयू में निकालो। इधर जो भी ऑप्शन सब होंगे ना वो एमयू में होंगे। चलो समझते हैं, देखो क्या करेंगे। अब देखो हमने एक एमयू के लिए मास निकाला था, सॉरी एक एमयू के लिए एनर्जी इक्विवेलेंट निकाला। एक एमयू के लिए एनर्जी इक्विवेलेंट कितना था, 931, इतना ही रखो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 0.0024। 0.0, हाँ ठीक है। अब देखो हमें डेल्टा एम के लिए निकालना है, तो डेल्टा एम के लिए जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इक्विवेलेंट जो इसके बराबर था वो कितना था, 931 था। हमें किसके लिए चाहिए, डेल्टा एम के लिए चाहिए। तो डेल्टा एम के चलते जो एनर्जी आएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा एम इंटू 931, क्योंकि ये एक के चलते है, हमें डेल्टा एम के लिए निकालना। और यही बाइंडिंग एनर्जी है तुम्हारा, यही किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। ठीक है, इधर से कैलकुलेशन करोगे ना फिर कोई फायदा नहीं होगा। इधर से डेल्टा एम कैलकुलेट करोगे, सी स्क्वायर इधर नीचे ले जाके डिवाइड करोगे, बहुत सारा दिक्कत है। तभी तो हमने 1 एमयू के इक्विवेलेंट निकाला था। अब 1 एमयू के इक्विवेलेंट पता है तो कोई भी मास दे दे, डेल्टा एम दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मास के लिए निकल जाएगा। और इस मास के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वैल्यू तुमको दी हुई है 2 पॉइंट कितना दिया हुआ था, 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा एम आएगा वो आएगा 2.23 डिवाइडेड बाई 931 कितना एम। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, क्या बोल रहे, इधर इधर, अरे 1, ये मास जो है ना 1 AMU बराबर होता है 931 MEV C स्क्वायर के। ये कन्वर्जन है 1 AMU का।
ठीक है, यहां बोल रहे हैं ना कि 1 एमयू एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। अरे ये 1 एमयू से कितना एनर्जी निकल रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, देखो ऐसे लिखा जाता है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एमयू इज इक्वल टू हाउ मच, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यूनिटरी मेथड है यार, 1 के चलते इतना है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू डेल्टा एम एमयू कितना होगा, डेल्टा एम इंटू 931। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 एमयू को मैं कितना कर रहा हूँ, 1 एमयू इज इक्वल टू 931, ये नहीं है, ये यूज कर रहा हूँ, मतलब तुम ये समझ रहे हो नहीं, ये कह रहा था ना कि अगर 1 एमयू लिखा हुआ कहीं, तो इसका मतलब ये है, ये जब इक्वेशन कहीं भी लिखा हुआ है ना, तो वो तुमसे चाहता क्या है कि तुम 1 एमयू के लिए कितना एनर्जी यूज करना करोगे, 931। ये सवाल जब आएगा ना, तो उसके नीचे ऐसे लिख देगा 1 एमयू इज इक्वल टू दिस मच, यानी वो चाहता क्या है कि अगर मास डिफेक्ट m है, ठीक है, तो उसमें सीधे तुम 931 से मल्टीप्लाई करो। आ रही बात समझ में, ये बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके कहने का मतलब है कि जो एक एमयू है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 931 है। तो अगर एक एमयू के कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, 931, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई करा हुआ, तो 931 है, तो हमें डेल्टा एम के चलते निकालना है, तो ये वाली एनर्जी आएगी। अब इसके नीचे फिर सी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है तुम पहले उसको रिवर्स करे और उसको फिर सीधा कर रहे हो। छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी को याद रखना, इफ डी इज गिवन डेल्टा एम इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाई 931। अगर बाइंडिंग एनर्जी दिया रहेगा तो सीधे ये यूज कर लेना, और इफ m is given, if delta m is given, dE is equal to delta m into 931, ये करोगे। अब बाकी जो भी पुराना चीज था वो भूल जाओ। यहां से जो यूनिट आएगा वो किसमें आएगा, एमयू में आएगा, और यहां से जो यूनिट आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आ रही बात समझ में, अगर बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, डेल्टा एम निकालना है, सीधे ये फॉर्मूला यूज करना, इधर जो भी कन्वर्जन था तो भूल जाओ, सवाल में जो भी दिया रहेगा उसको भी भूल जाना, ये यूज कर लेना, और इसके नीचे वाला ये यूज कर लेना। अब कभी कभी डेल्टा एम डायरेक्टली दे देता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करने को देगा। कभी कभी डेल्टा एम डायरेक्टली देगा, जैसे इस प्रॉब्लम में दिया था, और किसी किसी सवाल में नहीं देता है, तो जिस सवाल में नहीं देगा उसमें कैसे करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली, मतलब डेल्टा एम से बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट करने को तुमको नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो जाएगा। जो बाइंडिंग एनर्जी का सवाल जो भी तुमसे देगा ना, उसमें क्या करेगा, नीट लेवल के लिए बता रहा हूँ, नीट लेवल पे डायरेक्टली डेल्टा एम दे देगा तुमको, ठीक है। डेल्टा एम कैलकुलेट तुमसे नहीं करवाएगा, डेल्टा एम कैलकुलेट करवाएगा वो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम लेता है जनरली। वहां से सवाल या तो जेई एडवांस और जेई मेंस में आता है, तो तुम लोग खुश रहो कि उधर से प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम लोगों से बता दे रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम पूछता है, जैसे लिखना, मॉड्यूल तो है नहीं तुम्हारे पास ना, तो इसमें एक सवाल दिया हुआ है डेल्टा एम से रिलेटेड, वो सीधे लिख लो
इसका क्या मतलब है, लिखना। masses of nucleus masses of nucleus masses of nucleus comma neutron and protons, masses of nucleus, neutrons and protons are m, capital M, n, mp respectively. Capital M, small mn and mp respectively. Then which of the following represent mass defect for the given nucleus. Mass defect for the given nucleus. Which of the following represents mass defect for the given nucleus? ऑप्शन है चार ऑप्शन। लिखाने का कोई मतलब नहीं है, तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो, कैसे कैलकुलेट करो। अगर ये सिंबल दिया है, इस न्यूक्लियस का मास तुमको दे दिया कि कितना है, इसमें जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उसका भी मास दे दिया, और चार ऑप्शन है कि कौन सा बाइंडिंग एनर्जी बताएगा या फिर कौन सा मास डिफेक्ट बताएगा। Sir, 52 MP plus 73 Mn minus M. 52 MP प्लस कितना? 73 Mn minus M. अच्छा रुको, मैं लिख ले रहा हूँ, खाली मैच करा लेना। माइनस चेक करो, ऐसा आ रहा है कुछ? ये किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए यहाँ पुट कर देंगे। प्रोटॉन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? एन के बराबर है, ये जेड है, और न्यूक्लियस का मास तुमको दिया हुआ। तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ये होगा, जो चारों ऑप्शन दिया होगा उसमें से कोई एक होगा यहाँ पे। अब जो जेई मेंस वाले होते हैं ना, उनको क्या देता है, ये मास ऑफ प्रोटॉन दे देगा, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा और मास ऑफ न्यूक्लियस दे देगा। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो समथिंग एमयू यहाँ आएगा। अब इस एमयू में क्या करोगे, 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आएगा। आ रही बात समझ में? तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, क्योंकि इधर जो होता है आंसर 1.00253, इधर कुछ होता है 1.00123, कुछ ऐसा बहुत बड़ा होता है। जब डिफरेंस निकालते हैं ना, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो तुम्हारे लिए 2-3 मिनट में करना मुश्किल है। इसलिए तुम से जो डेल्टा एम आएगा वो डायरेक्टली ऑप्शनल से आएगा, और इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। मॉड्यूल करोगे पता चलेगा। और नहीं तो अगर डेल्टा एम डायरेक्टली दे दिया है तो उधर जो बॉक्स में सवाल ये नोट लिखवाए थे उसमें वो यूज कर सकते हो। और ऐसा सवाल आया था कब? AIPMT 2004 में एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल था। आगे भी मे भी आ सकता है। और नीट 2013 का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, घर जाके चेक कर लेना। दिया हुआ सर्टेन, मतलब ऐसे दे दिया है कि मास डिफेक्ट है, एक फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जिसका मास डिफेक्ट है 0.02866, ठीक है। बोल रहा है बताओ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो क्या करोगे, उसमें 931 से बस मल्टीप्लाई कर देना, एनर्जी आ जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा देखो, यहाँ पे सवाल में दे भी दिया 1 U इज इक्वल टू
3931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वो तो सी स्क्वायर है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या बता रहा है, वो जस्ट डिनोट कर रहा है, एक तरीका है बताने का कि वन इक्विवेलेंट एनर्जी होगा 1 U के कोरस्पॉन्डिंग वो कितना होगा 931 होगा। बस तुमको किससे मल्टीप्लाई करना है, बस 931 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर किस में लिखोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर। बहुत सारे ऐसे सवाल भरे पड़े होंगे अगर मॉड्यूल खोले होते हो। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अरे इसके लिए उतना जगह छोड़ने की जरूरत था नहीं यार, कॉपी पर बात कर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स में लिखना, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, हाँ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, total number of protons and neutrons, neutrons is called binding energy per nucleons, is called binding energy per nucleons, that is binding energy per nucleons is equal to BE डिवाइडेड बाई Z प्लस N। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करोगे तो क्या देगा, न्यूट्रॉन। पर लगाने का क्या मतलब है, डिवाइड किया, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ रहा था ना उसमें क्या करा, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको ऐड करके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ध्यान से देखो वो Z प्लस N होता किसके बराबर है, Z प्लस N किसके बराबर, A के बराबर, यानी ये एक्चुअली में है क्या, BE बाई A है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाला, फिर उसमें किससे डिवाइड कर दिया, मास नंबर से डिवाइड कर दिया। ए क्या है तुम्हारा, मास नंबर है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, ध्यान से, ये जो ग्राफ है ना इसी से हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ध्यान से देखना, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मास डिफेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो मास डिफेक्ट बढ़ेगा ही। लेकिन एक खूबसूरती है कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमने प्लॉट करा तो उसके लिए जो ग्राफ आ रहा था वो बड़े मजेदार आ रहा था। वो जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। इधर क्या चल रहा था, इधर ए चल रहा था, और इधर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये जो मैक्सिमम आ रहा था ना ये आया था आयरन के लिए, इसके लिए आया आयरन के लिए। अभी पूरा ग्राफ प्लॉट मत करना, इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे। देखो ये जो ग्राफ था ये किसके कोरस्पॉन्डिंग था, आयरन के कोरस्पॉन्डिंग। आयरन के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है, ए भी कर सकते हो या जेड भी रख सकते हो, जेड ही रख दो, कितना आएगा 56 या 57, 56। आयरन के लिए कितना होता है 56 होता है। तो 56 पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है क्या है, अब देखो स्टार्ट करोगे बढ़ेगा बढ़ेगा, कब तक, आयरन तक, फिर आयरन के बाद क्या होता है, घटता है। बीच में दो और ऐसे एटम होते हैं जो ऐसा न्यूक्लियस होता है जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी सडनली इंक्रीज होता है फिर घट जाता है, वो भी लिख सकते हो। ग्राफ कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है तो ध्यान रखेंगे। किसके लिए बढ़ता है वो लिख लो, हाइड्रोजन के लिए बढ़ता है, फिर ऑक्सीजन के लिए, और एक और कार्बन और ऑक्सीजन के लिए बढ़ता है।
थोड़ा सा चेंज आता है इसमें ग्राफ में, मतलब शुरू करा, इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ये हीलियम, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, उल्टा लिख दो सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन। बढ़ता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये आयरन का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें एक चीज लिख लो, ये जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है इसकी वैल्यू जो होती है वो अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 8.8 ठीक है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। इसमें पूछना भी होता है ना, तो ये तुमसे नहीं पूछ लेगा कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। बस पूछेगा कि कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। ये पहले होता है ना, जैसे ग्राफ देगा कि जो भी तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या डिक्रीजेस और देन इंक्रीजेस। तो इसमें से तुमको यहाँ से ग्राफ देख के पता ही चल रहा होगा, पहले क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, कब तक, आयरन तक। आयरन के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इधर क्या ध्यान देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एम इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, लिखना, देखो स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन n by z ratio, depends on n by z ratio, n by z ratio। n by z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस रेशियो पे डिपेंड करता है क्या, तुम्हारा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे होता क्या है कि अगर साइज बढ़ेगा, जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इसका साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ता है तो क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था ना, साइज बढ़ रहा है तो इसके अंदर क्या लग रहा था, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था। वो न्यूक्लियर फोर्स इसको कोशिश क्या करता है, बांध के रखने का। न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है, बांध के रखने की कोशिश करता है। बांध के रखेगा तो ये स्टेबल है। अब क्या करता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा और प्रोटॉन बढ़ेगा, तब होता क्या है कि जब इंक्रीज होता है ना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में डिस्टेंस बढ़ जाता है। प्रोटॉन जब नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगने लगेगा। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ने लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ा तो क्या होगा, भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, तो ये जो n होता है ये इंक्रीज कर जाता है z के रिस्पेक्ट में। n की जो वैल्यू है क्या होता है, z से जाना। स्टार्टिंग की अगर देखोगे, स्टार्टिंग में देखोगे a लेस देन 30 के लिए, a लेस देन 30 के लिए देखोगे तो n जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली z के बराबर होगा। अरे बात समझ में, लेस देन 30 के लिए n और z की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहां तक जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू किसके,
न्यूक्लियर फोर्स के। लेकिन जैसे इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, इन दोनों में वेरिएशन आने लगता है। एन ग्रेटर देन क्या हो जाता है, जेड होता है। एन ग्रेटर देन जेड होगा। वो इसलिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करके हम क्या करते हैं, हम नहीं ऐड करते, मतलब नेचर ने ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करके वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन है ना, उसके बीच में रिपल्सन होता है, उसके बीच में जाके बैठ जाता है। अगर उसके बीच में बैठेगा तो फिर इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा, इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा। यानी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी ए से ज्यादा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही एनजेड रेशियो डिफाइन करता है क्या, कि कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल नहीं है। तो जो भी वैल्यू है एनजेड का, पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे, n/z ratio should be less than equal to 1.6 and should be greater than 1। ये स्टेबिलिटी का कंडीशन है। n/z 1 से कम नहीं हो सकता, मतलब किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी एटम न्यूक्लियस के लिए n की वैल्यू z से कम नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि 30 से कम रखते हो तो 1 के आसपास होगा। 30 से जब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, 1 से इंक्रीज करना शुरू करेगा। 1 से इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। कहां तक जाकर रुक जा रहा है, 1.6 तक। ऐसा नहीं कि 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसा हो जा रहा है। कहां तक है, तो यहां से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, n वर्सेस, या इसको रख सकते हैं n वर्सेस z के बीच में, n वर्सेस z के बीच में। ये जो लाइन है ये है n इक्वल्स टू जेड का लाइन। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z इक्वल्स टू n या n इक्वल्स टू जेड। लेकिन एक्चुअल जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ग्राफ डेविएट करता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये कहां तक इसको फॉलो करा था, अप्रोक्सीमेटली a इक्वल्स टू 30 तक, a इक्वल्स टू 30 तक फॉलो करा। उसके बाद क्या करा, डेविएट होना शुरू कर गया। तो ये है फॉर, ऊपर लिख सकते हो फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। अब होता है क्या है कि जो भी न्यूक्लियस इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो भी न्यूक्लियस इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है। क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा। मतलब उसके अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो उसका कोशिश क्या होगा, न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर दें ताकि किधर पहुंचे, 1.6 के करीब। जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस में जो है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, ठीक है। तो जो भी उनके अंदर न्यूट्रॉन है ना, वो डीके होता है। डीके क्यों होता है, ताकि वो स्टेबल बन सके। स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, न्यूक्लियस को खत्म करेगा, सॉरी न्यूट्रॉन को खत्म करेगा। और न्यूट्रॉन को जब खत्म करता है तो उससे हमें बहुत सारे अल्फा होता है, अल्फा रे, फिर बीटा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। बीटा में 2 टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गामा रेज आएगा। तो ये तीनों चीजें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी होता क्या हुआ, अगर इस कंडीशन को न्यूक्लियस सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या होगा। हाँ, तो अब होता क्या है ना, कि जब न्यूक्लियस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ब्रेक होने के बाद अप्रोच किधर करेगा। जब न्यूक्लियस सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्या करेगा, ब्रेक होने के बाद अप्रोच किधर करेगा। तो अप्रोच करने के लिए इसके पहले वाला जो ग्राफ बनाया था, ठीक है, जिसका शुरू में देख रहे थे, तो हमने नंबर ऑफ, ये हाँ यही वाला ग्राफ। इस वाले ग्राफ में होता क्या है ना, कि जो हेवियर वाले हैं वो ब्रेक करके इधर अप्रोच करना चाहते हैं। जो हेवियर वाले हैं वो ब्रेक करके किधर अप्रोच करना चाहेंगे, इधर। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, मटेरियल उतना स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका है,
आयरन का न्यूक्लियस बहुत ही स्टेबल है। तो जो इधर होंगे, जैसे इधर कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल यूरेनियम ब्रेक होके किधर जाना चाहता है, या फिर ये एक तरीका इधर ब्रेक होने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐड होने का। इधर ऐड होकर के मे बी वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी क्या कर सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ा सकता है। तो इधर ऐड, जब इधर टूटता है तो टूटते वाले टर्म को क्या बोलते हैं, जब हेवियर न्यूक्लियस टूट के दो छोटा छोटा न्यूक्लियस बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, फीजन या फ्यूजन, फीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीजन। और इधर हाइड्रोजन का सुनो, हाइड्रोजन बॉम्ब, इसी पे बॉम्ब बना हुआ है। तो इधर क्या बनता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, और इधर बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। देखो हीलियम का जो एनर्जी है ना वो ज्यादा है किसके कोरस्पॉन्डिंग, इधर जो पार्टिकल्स है। तो एक हाइड्रोजन मिल करके जुड़ करके अपना बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या क्या बनाता है, हीलियम। इधर जो यूरेनियम है वो ब्रेक करके किधर जाता है, ब्रेक होकर के लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, जैसे थोरियम ये बनाएगा। ठीक है, तो जब इधर ब्रेक करेगा, कंडीशन क्या होता है ब्रेक करने का, एक तो ये अचीव करना है, 1.6 के कम वैल्यू लाना है। और 1.6 लाने का भी क्राइटेरिया क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा नहीं रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा रखना। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर पर न्यूक्लियस ज्यादा रहेगा, ये मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम के जो इधर राइट साइड में उसका काम क्या होगा, वो ब्रेक करके किधर पहुंचे, इधर पहुंचे। और जो इससे कम है, इससे कम है, वो क्या करेगा, ऐड होकर के किधर सोचेगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसी के चलते हम दो फेनोमेना पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। और नेक्स्ट इधर जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, उसके चलते रेडिएशन इमिट होता है। और रेडिएशन में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल। बीटा में दो टाइप, बीटा जिस पॉजिटिव मतलब ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, और या फिर रेज निकलता है, जैसे ही कोई रेडिएशन होता है उसमें से रेज निकलते हैं, गामा रेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.